हेलो दोस्तों, मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को पढ़ना था व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, तो परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। परिभाषा क्या होती है इसकी? व्यंजन की परिभाषा सभी लोगों को पता होगा। व्यंजन की परिभाषा बहुत ही सिंपल होती है। परिभाषा बता देते हैं आप लोगों को। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। देखिएगा इसकी परिभाषा क्या है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो चलिए परिभाषा तो हो गई। परिभाषा के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यंजन आखिरकार होते कौन कौन से हैं? देखिए व्यंजन कौन कौन से होते हैं। यही क ख ग घ और च छ ट ठ यही होते हैं। आखिरकार स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिएगा क धन अ, ग धन अ, जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें स्वर सदैव सम्मिलित रहते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा बनाई जाती है कि स्वरों की सहायता से, ये बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं किए जाते। इसीलिए इनकी परिभाषा होती है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, है ना। देखिएगा क में अ शामिल है कि नहीं, क अ आ रहा है कि नहीं, ग आ रहा है कि नहीं, है ना। इसीलिए इसकी परिभाषा ऐसी बनाई जाती है। तो चलिए हमें आशा है कि आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये जो है इनकी संख्या कितनी होती है। तो जब आपसे पूछा जाए कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो भैया 33। स्वरों की संख्या कितनी होती है भैया? स्वरों की संख्या हम लोग कल पढ़े थे, अभी 11 होती है। वैसे ही व्यंजन की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो कितनी होती है? 33 होती है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि स्वरों का वर्गीकरण है ना, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से पढ़े थे? 5 प्रकार से। वैसे ही अब हम लोग पढ़ेंगे भैया व्यंजनों का वर्गीकरण। किसको पढ़ेंगे? व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण तो हो गया, अब हम लोग देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। अब व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है तो नंबर वाइज करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला वर्गीकरण क्या होता है? पहले वर्गीकरण का नाम क्या है भैया? तो पहले वर्गीकरण का नाम है भैया अध्ययन। पहले वर्गीकरण का नाम है अध्ययन। अध्ययन हेतु व्यंजन के प्रकार। अध्ययन हेतु व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा होता है
अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। यही है व्यंजनों का वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण, अध्ययन हेतु व्यंजन के प्रकार। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्गीकरण के आधार पर पूछा जाए कि अध्ययन हेतु व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं भैया? 3। यदि वर्गीकरण के आधार पर न पूछा जाए, केवल और केवल पूछ दिया जाए कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो कितना बताएंगे? तब भी 3 ही बताइएगा। और वो होते कौन कौन से हैं? तो यही होते हैं स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, लेकिन हम लोग वर्गीकरण के आधार पर देख रहे हैं, तो इसको किस में सम्मिलित किया गया भैया? अध्ययन हेतु व्यंजन के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? पहला वर्गीकरण क्या है? अध्ययन हेतु व्यंजन के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 3, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिएगा। फिर हम लोग अब नंबर वाइज करके पढ़ते हैं कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पर्शी व्यंजन हम लोग का क्या चल रहा है भैया? व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण चल रहा है अध्ययन हेतु 3 प्रकार। इसमें हमारा चल रहा है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्शी व्यंजन को किसी और नाम से जानते हैं क्या? तो चलिए हम आपको बताते हैं। स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। कौन सा व्यंजन भैया? वर्गीय व्यंजन। अब वर्गीय व्यंजन क्यों नाम रखा गया और स्पर्शी व्यंजन क्यों रखा गया? इसका भी कई कारण है भैया। पहले तो समझ लेते हैं स्पर्शी व्यंजन को स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होती है। पहले तो इस शब्द को समझिए, इस शब्द का मतलब क्या होता है। स्पर्श मीन्स होता क्या है भैया? यदि मैथ पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा स्पर्श मीन्स होता क्या है ना? तो स्पर्श मीन्स होता है भैया छूना, किसी को स्पर्श करना, है ना? तो हम लोगों को पढ़ना है स्पर्शी व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं और किसको ये लोग टच करते हैं, किसको ये लोग छूते हैं, है कि नहीं? तो देखिएगा इसकी परिभाषा यही बनती है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा जो होती है, हवा फेफड़ों से होकर मुंह के विभिन्न अंगों में जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर आए। स्पर्श करते हुए बाहर आए या निकले
ऐसे वर्णों को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। परिभाषा समझ में आए कि नहीं भैया? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से होकर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर आए, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा स्पर्शी व्यंजन। बात समझ में आई कि नहीं भैया? वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया? तो वर्गीय व्यंजन अभी बताते हैं। उससे पहले स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आप लोग जान लीजिए। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या यदि पूछी जाए तो भैया 25 होती है। अब ये 25 कौन कौन से वर्ण होते हैं जिन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, और ये कौन कौन से वर्ण होते हैं जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर आते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग इनको बड़े विस्तार के साथ पढ़ेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भैया। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया, अब इसको समझ लीजिए। वर्गीय व्यंजन, वर्ग मीन्स कई लोगों का समूह, है ना? कई लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं उसे वर्ग, दल, झुंड, समूह भी कहा जाता है। वैसे ही इन 25 वर्णों को अलग अलग बांट दिया गया, वर्गों में बांट दिया गया, बंटवारा कर दिया गया, इसीलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहा गया। आखिरकार वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया? तो ये जो 25 वर्ण है ना, इनका यदि उच्चारण स्थान देखा जाए तो ये अलग अलग जगहों से बोले जाते हैं। हवा जो होती है अलग अलग जगहों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा गया। इन्हें कई वर्गों में बांट दिया गया, ठीक है, इसीलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहा गया। अब 25 वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया भैया? 25 वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 25 वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया भैया। 5 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग का क्या नाम है भैया? तो पहले वर्ग का नाम है क वर्ग, दूसरे वर्ग का च वर्ग, तीसरे वर्ग का ट वर्ग, चौथे वर्ग का त वर्ग, और 5वें वर्ग का नाम है भैया प वर्ग, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यही 5 वर्ग हैं। वर्ग किसे कहते हैं? तो जहाँ पर 5 वर्णों का समूह हो उसे वर्ग कहा जाता है, ठीक है। यानी क वर्ग में कितने वर्ण होंगे? 5 वर्ग। कौन कौन से? यही क ख ग घ ङ। च वर्ग में कितने वर्ण होंगे भैया? च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ड़। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। यही है 25 वर्ण। देख लीजिए, एक वर्ग में 5 वर्ण, तो 5 वर्गों में 25 वर्ण हुए कि नहीं? और यही है आपके 25 वर्ण जो आपको कह सकते हैं कि यही है 25 वर्ण जो कंठ तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ में से किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए बाहर आते, और इन्हें इसीलिए वर्गों में बांट दिया गया क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान यदि पूछा जाए तो अलग अलग है भैया। यदि हम आपसे पूछ लें कि तालव्य वर्ग के वर्ण कौन कौन से हैं, या फिर तालव्य वर्ण किस वर्ग के वर्ण होते हैं, तो भैया जिसको पता रहेगा
वो तो बता देगा, और जिसको नहीं पता रहेगा वो कैसे बताएगा भैया। तो तालव्य वर्ग, तालव्य वर्ण किस वर्ग के होते हैं? तो वो होते हैं च वर्ग के। देखिएगा इनको उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे विभाजित किया गया, कैसे बांटा गया है। तो क वर्ग को उच्चारण स्थान का नाम कौन सा दिया गया है, और च वर्ग का उच्चारण स्थान का नाम क्या दिया गया? ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का उच्चारण स्थान का जो नाम होता है वो क्या दिया गया है? तो देखिएगा देखिए ये भैया ओष्ठ, ओष्ठ के ठीक अंदर दांत होते हैं, और दांत किससे लगे होते हैं? मसूड़े से। और मसूड़ा किससे लगा होता है? तालू से। किससे लगा होता है भैया? तालू से लगा होता है कि नहीं? फिर उसके बाद आ जाती है आपकी जीभ, ठीक है, और इधर हो जाते हैं आपके स्वरयंत्र, और यहीं पर एक होती है घंटी होती है। आप अपने मुंह में देख लीजिएगा। देखिए ओष्ठ, दंत और मूर्धा, तालु और इधर कंठ, ठीक है। हवा पहले किसको स्पर्श करेगी? तो ध्यान दीजिएगा, कंठ को। फिर उसके बाद किसको? तालु को। फिर उसके बाद मूर्धा को। फिर मूर्धा किससे लगे होते हैं? दांत से। और दांत के बाद क्या आता है भैया? ओष्ठ। ये सीरियल नंबर से क्यों रखे गए हैं, यही हम आपको बताना चाहते हैं कि क वर्ग को ही पहले क्यों रखा गया, फिर उसके बाद च वर्ग को ही पहले क्यों रखा गया। इसका रीज़न है भैया, हवा पहले किसको स्पर्श करती है? कंठ को। फिर उसके बाद तालु को, तो इसको पहला स्थान दिया गया, इसको दूसरा स्थान, इसको तीसरा स्थान, और इसको चौथा स्थान, और इसको पांचवा स्थान। अब देखिएगा ये तो उच्चारण स्थान है, वर्णों के क्या है? उच्चारण स्थान है कि ये बेचारे कहाँ से बोले जाते हैं। इनमें से कौन कौन से वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, इनमें से कौन कौन से वर्ण तालु से बोले जाते हैं, और इनमें से कौन कौन से वर्ण मूर्धा में बोले जाते हैं, और कौन कौन से वर्ण दंत में और कौन कौन से ओष्ठ में। ये उच्चारण स्थान है। अब हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। तो जब हम इन 25 वर्णों में से पहले वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमें प्रतीत होता है, हमें पता चलता है कि ये कहाँ से उच्चरित होते हैं। देखिएगा क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, यानी ये कहाँ से उच्चरित हो रहे हैं हमको प्रतीत हो रहा है भैया। कहाँ से हो रहे हैं? कंठ से। इधर से आ रही है आवाज़, तो यानी कंठ वर्ग के वर्ण कौन कौन से हो गए? क वर्ग के सभी वर्ण कहाँ से उच्चरित किए जाते हैं? कंठ से। ये तो उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान का नाम क्या दिया गया? यदि नाम पूछा जाए तो उच्चारण स्थान का यदि नाम आपसे पूछा जाए कि कंठ को उच्चारण स्थान के आधार पर नाम क्या दिया गया है, तो कंठ को कंठ्य बोला जाता है। उच्चारण स्थान नाम। नाम यदि पूछा जाए तो कंठ्य। अब देखिएगा कंठ के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? तालु आता है। उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। अब तालु को उच्चारण स्थान के आधार पर नाम क्या दिया गया है? तो इसे तालव्य बोला जाता है। फिर इसके बाद मूर्धा। मसूड़े को ही मूर्धा कहते हैं भैया।
मसूड़े को ही क्या कहते हैं, मूर्धा। तो मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, और इसका नाम क्या दिया गया, मूर्धन्य। और उसके बाद कौन कौन से वर्ण, दंत्य, इसे कहा गया दंत्य, और इसे कहा गया ओष्ठ्य। ठीक है, ये है उच्चारण स्थान के नाम। अब आपसे पूछा जाएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूछ लिया जाएगा कि जो ड होता है, ड वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से, या ड वर्ण किस स्थान से उच्चारित किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे कंठ, तालव्य, मूर्धा और दंत्य। तो भैया ड कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, मूर्धन्य से, यानी मूर्धा से। तो ये मूर्धन्य वर्ण हुए कि नहीं। ज पूछा जाएगा तो ज तालव्य से, या फिर कह लीजिए तालु से। तो ये तालव्य वर्ण हुए कि नहीं। और कंठ वर्ण के सभी वर्ण क ख ग घ अंग यही है। तालव्य वर्ग, च वर्ग के सभी वर्ण किस में आते हैं, तालव्य में। ट वर्ग के सभी वर्ण मूर्धन्य में, और त वर्ग के दंत में, और प वर्ग के ओष्ठ में। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25। अब उनको कितने वर्गों में बांटा गया, 5। क च ट त प, क च ट त प, ये 5 वर्ग में बांट दिए गए, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा गया। उच्चारण स्थान इनका देखा गया कि ये उच्चरित जो होते हैं अलग अलग स्थानों से होते हैं। तो उन उच्चारण स्थानों का नाम क्या क्या दिया गया है, तो ये है भैया कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। ये थे आपके स्पर्शी व्यंजन, और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, और स्पर्शी व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया, और स्पर्शी व्यंजनों के उच्चारण स्थान के नाम कौन कौन से हैं ये। अब इसे नोट कर लीजिए। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम एक बार फिर से बता देंगे। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, तो चलिए ये थे स्पर्शी व्यंजन 25 वर्ण। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रकार क्या है, स्पर्शी व्यंजन के बाद दूसरा प्रकार हम लोगों का क्या था, परिभाषा समझ में आई है कि नहीं। यदि नहीं आई होगी तो बता दीजिएगा, और यदि आ गई होगी तो भी बता दीजिएगा। चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं। अब हमें उम्मीद है कि उच्चारण स्थान और उच्चारण स्थानों का नाम क्या क्या है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया है ना। तो चलिए ये था पहला। अब हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछी जाती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछी जाती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो बहुत से लोगों को पता होगा भैया, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। ये होते कौन कौन से हैं, तो य, र, ल, व, यही 4 होते हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन से, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। पहला क्वेश्चन तो यही रहता है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है 4। इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती भैया, परेशान मत होइएगा कि परिभाषा नहीं बताए, परिभाषा पूछी ही नहीं जाती, केवल और केवल संख्या पूछी जाती है। तो संख्या आप लोगों को पता हो गया 4 होते हैं। अब क्वेश्चन डेप्थ से कहाँ से पूछा जाता है, तो देखिएगा ये जो 4 वर्ण है यहीं से पूछे जाते हैं कि इन चारों वर्णों को उच्चारण के स्थान पर कुछ नाम दिए गए। इन चारों वर्णों को कुछ नाम दिए गए हैं, तो उन सभी नामों को हम लोग एक बार देख लेते हैं।
यदि आपसे पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जितने लोग पढ़े होंगे हिंदी उन लोगों को पता होगा कि अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है और वो होते कौन कौन से। तो देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं, यदि जिसको पता नहीं होगा वो आज जान लेगा। अर्ध स्वरों की संख्या भैया 2 होती है। अर्ध स्वर की संख्या कितनी होती है? 2। और इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहा गया? ये तो है व्यंजन, लेकिन क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ये होते कौन कौन से? य और व। इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहा गया? तो इसका भी रीजन है भैया। तो इनका यदि उच्चारण होता है तो यह स्वर की भांति कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें, ये तो थे व्यंजन, अब व्यंजन को पूरा स्वर तो कह नहीं सकते, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर में रख दिया गया, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। रीज़न यही है भैया कि ये स्वर की भांति कार्य करते हैं, इसीलिए अर्ध स्वर कहा गया। यदि स्वर रहते तो स्वर कहा जाता, लेकिन है व्यंजन और कार्य किसका कर रहे हैं? स्वर का, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा। ठीक है, तो अर्ध स्वरों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे भैया? 2। और कौन कौन से होते हैं? ये 2 वर्ण यही है भैया, य और व। अब आ जाते हैं हम लोग र की तरफ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकंपित वर्ण किसे कहते हैं और उसकी संख्या कितनी होती है, और लुंठित वर्णों की संख्या कितनी होती है और वो होते कौन कौन से हैं। तो भैया हम आपको बता दें कि लुंठित वर्ण और प्रकंपित वर्णों की संख्या एक ही होती है। प्रकंपित वर्ण या आपसे पूछ लिया जाए लुंठित वर्ण। प्रकंपित वर्ण कौन सा होता है, लुंठित वर्ण कौन सा होता है? तो भैया एक ही है, र। कौन सा वर्ण? र। इसे प्रकंपित वर्ण क्यों कहा जाता है? प्रकंपित मीन्स होता है प्रकंपन करना या कंपन करना। ये ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण करने पर जो हमारी जिह्वा है, जीभ, ये पूरा रगड़ कर इसका उच्चारण करती है। जैसे आप उच्चारण करके देख लीजिएगा, जैसे र, क्या होता है भैया? र। तो जो हमारी जीभ होती है पूरा वाइब्रेट कर जाती है ना, इसीलिए इसे प्रकंपित वर्ण कहते हैं। लुंठित वर्ण क्यों कहते हैं? लुंठित वर्ण इसे नाम क्यों दिया गया? तो लुंठित वर्ण का मतलब ये होता है जीभ का मुड़ना। जब जीभ हमारी ऐसे हो जाए, जीभ हमारे ऐसे हो जाए, मुड़ जाए, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने पर जीभ हमारे मुड़ जाती है, ऐसे वर्ण को लुंठित वर्ण कहा जाता है। ठीक है भैया, लुंठित वर्ण और प्रकंपित वर्ण समझ में आया कि नहीं? उनकी संख्या कितनी होती है भैया? तो 1 होती है। कौन सा होता है भैया? र। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब ल की तरफ। ल को क्या नाम दिया गया? तो यदि आपसे पूछा जाए पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं? कौन सा वर्ण? पार्श्विक वर्ण। अब पार्श्विक वर्णों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो कितना बताएंगे भैया? 1। कौन सा? ल, है ना जी। पार्श्विक वर्ण क्यों कहा गया, अब इसको भी जान लेते हैं। तो पार्श्विक वर्ण इसलिए कहा गया, रीजन है, देखिए पार्श्व मीन्स होता है बगल से, बगल से, है ना, यानी पार्श्व मीन्स बगल से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण करते हैं तो हवा जो होती है हमारे जीभ के बगल से निकल जाए, उसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ल का उच्चारण करके देख लीजिएगा, ल
जैसे हाथी के सूंड होते हैं वैसे ही हवा जीभ के अगल बगल से निकल जाती है, इसीलिए इसे पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। ल तो देखिएगा, जो हमारी जीभ होती है थोड़ी सी मुड़ती है और हवा जो होती है ऐसे जाती है, ऐसे, है ना, तो इसीलिए इसे पार्श्विक वर्ण कहा गया। ये तीनों समझ में आया कि नहीं? अर्ध स्वर किसे कहते हैं? य और व को अर्ध स्वर क्यों कहा गया, ये तो रीजन आपको बताई दिए। प्रकंपित वर्ण किसे कहते हैं? र को। लुंठित वर्ण किसे कहते हैं? र को। पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं भैया? तो ल को कहते हैं, ठीक है, ल को कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो भैया बता दीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रकार कौन सा है। तो नेक्स्ट प्रकार है भैया अध्ययन हेतु व्यंजन के प्रकार में नेक्स्ट और लास्ट प्रकार है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ऊष्म व्यंजन को भैया संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन दोनों एक ही होते हैं। ऊष्म व्यंजन क्यों कहा गया और संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है? तो इसका भी रीजन है। इन शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। संघर्षी मीन्स होता है भैया कहीं आपको संघर्ष करना पड़े, किसी भी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करना पड़े, है ना। ऊष्मा मीन्स क्या होता है? तो ऊष्मा जानते हैं ना, ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा जो होती है गर्म होती है ना। ऊष्मा का मतलब गर्माहट, ठीक है भैया। तो गर्माहट से इसकी परिभाषा निकालते हैं और संघर्ष से इसका परिभाषा बनाते हैं। तो देखिएगा, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हवा जो हो हमारे मुख से गर्म निकले। कैसे निकले? गर्म निकले। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हवा संघर्ष करते हुए बाहर आए, ठीक है, संघर्ष करते हुए बाहर आए, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। या फिर कह सकते हैं ऊष्मा गर्म होकर बाहर आए, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। परिभाषा समझ में आई होगी। चलिए तो अब आगे आ जाइए। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी भी संख्या 4 ही होती है भैया। कितनी होती है? 4। कौन कौन से? तो श, स और ह। श, स और ह, यही 4 होते हैं। अब इन चारों का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है और इन्हें कौन कौन सा नाम दिया गया? तो भैया हम लोग पीछे पढ़े थे स्पर्शी व्यंजन में उच्चारण स्थान, 5 उच्चारण स्थान हम लोग पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? कंठ, तालु, मूर्धा और पढ़े थे भैया दंत्य और ओष्ठ, है ना। उन्हीं के आधार पर इन वर्णों का जो उच्चरित स्थान है वही हम आप लोगों को बता देते हैं। कि जैसे इसको कहा जाता है बड़ा श, इसको क्या कहा जाता है? बड़ा श। अब बड़ा श तो कहेंगे नहीं, तो भैया यदि इसका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा कि बड़ा जो स होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, उसको कहाँ से उच्चरित किया जाता है, उसको कहाँ से बोला जाता है ना। तो यदि उच्चारण स्थान पूछा जाए तो भैया इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य, यानी तालु। इसका उच्चारण स्थान जो होता है ना तालु। जीभ जो होती है हमारी किसको स्पर्श करती है? तालु को स्पर्श करती है। तो कौन सा वर्ण हो गया? तालव्य वर्ण। तो अब क्या कहेंगे?
बड़ा वाले स को तालव्य वर्ण या तालव्य श, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो जब जीभ हमारी मूर्धा को स्पर्श करे तो उसे कहेंगे भैया मूर्धन्य वर्ण, यानी ये मूर्धा श हो गया, है ना। अब वैसे भी मूर्धन्य श को आप लोग पढ़ चुके हैं, कैसे? मूर्धन्य श जिसे कहते हैं, है ना, या फिर कह देते हैं खटखड़वा वाला श, वही है भैया मूर्धन्य श और खटखड़वा वाला श, है ना। तो इसका शुद्ध नाम जो है क्या है? मूर्धन्य, ठीक है। और ये जो सपेरा वाला स होता है, छोटा स जिसे बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका उच्चारण स्थान होता है जब जीभ हमारी किसको स्पर्श करे? दांत को, तो उसे दंत्य वर्ण कहा जाता है। और ह का उच्चारण स्थान क्या होता है भैया? तो ह का उच्चारण स्थान होता है कंठ, कंठ कह सकते हैं, या फिर इसको कहा जाता है काकल वर्ण। क्या कहा जाता है भैया? काकल वर्ण, ठीक है। या फिर यदि उसका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो स्वर तंत्र होता है। क्या होता है भैया? स्वर तंत्र, ठीक है। तालव्य श किसे कहेंगे? बड़े वाले श को। मूर्धन्य श किसे कहेंगे? खटकोड़वा वाले श को। और दंत श किसे कहेंगे? छोटा वाले श को। काकल वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो काकल वर्ण की संख्या 1 होती है। कौन सा भैया? हाँ, एक ही है, हाँ, है ना। या फिर कहा जा सकता है भैया कंठ वर्ण किसे कहते हैं? तो ये बेचारा, हाँ, कंठ वैसे पूछा नहीं जाता, काकल वर्ण जरूर पूछा जाता है कि काकल वर्ण की संख्या कितनी होती है और वो होता कौन सा है? तो एक ही है, हाँ, ठीक है। तो इतनी बात हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने भैया पढ़ा है कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? तो व्यंजन की परिभाषा यही होती है भैया कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण में हम लोग पहला वर्गीकरण आज पढ़े। पहला वर्गीकरण का नाम क्या था? अध्ययन हेतु व्यंजन के प्रकार। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। यानी हम आपसे पहले ही पूछे थे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भैया? तो व्यंजन की संख्या आप लोग बताए थे 33 होती है। ये 33 वर्ण कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो 33 वर्ण यही होते हैं जो भैया आज हम लोगों ने पढ़ा है। स्पर्शी व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। यही 4 टोटल कितने हो गए? 33। यही है भैया आपके व्यंजन, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे कि दूसरा वर्गीकरण, घोष के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा वर्गीकरण रहेगा प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही।